आज की दुनिया में अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चाहे आप दूसरों से कनेक्ट करना चाहते हैं या अपनी बात किसी को क्लियरली समझाना चाहते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। आज की इस समरी में हम जानने वाले हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज, हैबिट्स और कुछ टूल्स के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदल देंगे। इस बुक में 21 दिनों की प्रैक्टिस बताई गई है, जिसमें हर दिन आपको क्या करना है वो बताया गया है और इन 21 दिनों बाद आप कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएंगे, शब्दों के पीछे के इमोशंस को समझ पाएंगे और दूसरे लोगों की बात को भी अच्छे से समझ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक के बारे में, जिसको लिखा है इयन टूहॉव्स्की ने। डे 1, लिसन। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला क्या कह रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, बस अपने बोलने की बारी का इंतजार करते रहते हैं। सुनने का मतलब ये नहीं है कि बस चुप हो जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। जब आप कम्युनिकेशन के समय किसी को सुन रहे हो तो आपको ये कुछ चीजें जरूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। इसमें सबसे पहली चीज है कि जब भी कोई बोले तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह को हिलाते रहना और हाँ में हाँ मिलाना है, जिससे सामने वाले को लगे कि इसको मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज जो बात करते समय आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है इधर उधर देखना। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो और आप इधर उधर देखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, जिससे उनको लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड है। किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसे करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे 2, गिने कि आपने कितनी बार दूसरे लोगों को बीच में रोका है। किसी को भी बीच में रोक देना एक बहुत ही बुरी आदत है। आज आपको ये पता करना है कि आप लोगों को बात करते समय कितनी बार रोकते हैं और इस आदत को तोड़ने की कोशिश करना है। सिर्फ आपको अगले 24 घंटे के लिए ये पता करना है कि आप कितने बार लोगों को बीच में इंटरप्ट कर देते हो। फिर आपको बैठकर ये सोचना है कि मैं किस वजह से लोगों को इंटरप्ट करता हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ? और अगले दिन आपको ये धीरे धीरे कम करना है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अलग अलग कल्चर में थोड़ा माहौल अलग है। किसी कल्चर में बीच में बोलना बुरा माना जाता है और किसी कल्चर में अच्छा भी माना जाता है। डे 3, एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर बने। इंक्लूसिव कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि अपनी लैंग्वेज और बिहेवियर को ऐसा बनाना कि जब भी आप किसी से बात करें तो हर कोई वेलकम और रिस्पेक्टेड फील करे, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो या कितना ही छोटा इंसान हो। इसलिए जब भी आप बात करें तो ऐसी बात ना करें जो उनको बुरी लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप राहुल से बात कर रहे हो और राहुल पहले स्कूल में फेल हो चुका है, तो आपको ये बात नहीं करनी है कि राहुल तुम तो फेल हो गए थे ना। इससे राहुल को बहुत चोट पहुंचेगी और फिर शायद वो आपसे कभी ढंग से बात ही ना करें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी कोई भी ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को बुरी लगे, और आपको कभी भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को छोटा फील हो या उसे लगे कि ये मुझे मेरी कास्ट के ऊपर या मेरे जेंडर के ऊपर मुझे जज करना चाह रहा है। इंक्लूसिव कम्युनिकेटर का मकसद ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हर कोई वैल्यूएबल फील कर सके, जहां पर हर किसी को लगेगी यहां मेरी वैल्यू है। कभी भी आपको ऐसे जोक्स नहीं मारने चाहिए जो सामने वाले को बुरा फील करा दे। भले ही आप मजाक में बोल रहे हैं, पर सामने वाले को दिल से बुरा लग सकता है। डे 4, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, वोकैबुलरी मतलब शब्दावली अगर आपकी अच्छी है, तो आप अपने इमोशंस को और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे सामने वाले को आपकी बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि आप और ज्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड इंसान लगोगे। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को या किसी भी बात को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चौथे दिन सिर्फ आपको यही करना है, नए शब्दों को सीखना है और अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करना है। डे 5, बट, लेकिन, परंतु इन शब्दों की जगह और, एंड, फिर भी जैसे शब्दों का यूज करें। बट, लेकिन, परंतु ये सब छोटे से शब्द हैं, पर ये आपकी कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जब कोई आपसे पॉजिटिव वाली बात करता है
और आप उसके रिप्लाई में बट, परंतु या लेकिन जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो वह बात एकदम निग्लेक्टेड लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ये पूछता है कि खाना कैसा लगा और आप जवाब देते हैं कि खाना तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा नमक कम था, ये लेकिन शब्द पूरी पॉजिटिव बात का मजा खराब कर देता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल अपनी भाषा में समझाऊं तो जब भी आप किसी की तारीफ कर रहे हो या कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसमें लेकिन, परंतु, बट जैसे शब्दों का बिल्कुल यूज मत करो। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी ने प्रेजेंटेशन दिया और आपने रिप्लाई किया कि प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंच गया, जो लेकिन शब्द है उसने बढ़िया प्रेजेंटेशन को पूरा बिगाड़ दिया। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है लेकिन शब्द को ना यूज करने की, इससे ऐसा लगता है कि आप बहाना बना रहे हैं। इसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी और आपके टीचर की कम्युनिकेशन हो रही है और उसमें आपके टीचर आपसे बोलते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप बताते हैं कि मैं होमवर्क कर लेता लेकिन मेरे हाथ में बहुत दर्द था इसीलिए नहीं कर पाया। चाहे आप सही बोल रहे हो पर फिर भी आपके टीचर को यह बहाना ही लगेगा, क्योंकि लेकिन शब्द ही ऐसा है, जब भी यह किसी के कानों में सुनाई देता है तो उसे नेगेटिव फीलिंग आती है। इसीलिए आपको अभी भी, फिर भी या और जैसे शब्दों का यूज करना चाहिए। जैसे खाने में चाहे हल्का सा नमक कम था फिर भी खाना बहुत बढ़िया बना है। या टीचर वाले एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, सर मेरे हाथ में बहुत दर्द था फिर भी मैंने लिखने की कोशिश की पर मैं लिख नहीं पाया। डे 6, मेन की जगह हम का यूज करो। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और आप बार बार मैं यानी आई शब्द का यूज कर रहे हो तो ये एक सेल्फिश जैसा फील कराता है। अगर आप कभी भी बात करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो मेरी वजह से हुआ है, ये तो मैंने किया है, या फिर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आपको अभी के अभी ये चेंज करना होगा। जब भी आप कोई बात करें तो मैं की जगह हम और आप जैसे शब्दों का यूज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे लगता है हमें आज पार्क में जाना चाहिए। इसकी जगह आपको ये बोलना चाहिए कि हमें आज पार्क में जाना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज पार्क में जाने का आपका क्या विचार है। जहां में शब्द की जरूरत है वहां बिल्कुल में शब्द को यूज करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम आप जैसे शब्दों का यूज करना सीखो। इससे सामने वाले को रिस्पेक्ट महसूस होती है और आपकी कम्युनिकेशन में सेल्फिशनेस भी कम हो जाएगी। डे 7, सभी को हेल्प ऑफर करो। किसी को हेल्प ऑफर करना एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। या तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत काइंड हो, या फिर उन्हें लगेगा कि मैं नहीं कर सकता क्या। ये एक बहुत ही नाजुक चीज है। हो सकता है लोग इससे आप पर गुस्सा भी हो जाए और कहने लगे कि तुम क्या मुझे कमजोर समझते हो, भले ही हम तो बस मदद करना चाहते हैं। पर यह बहुत जरूरी है कि ये कब और कैसे पूछना है। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जिनको बैग उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं। अगर आपके दोस्त का कोई काम पूरा नहीं हुआ है और उस काम की डेडलाइन आने वाली है तो आप उनसे मदद के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप हेल्प ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको कुछ चाहिए, इसकी बजाय आपको पूछना चाहिए कि मैं किचन में जा रहा हूं, क्या आपके लिए एक ग्लास पानी लाऊं। डे 8, थैंक यू कहने की प्रैक्टिस करो। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो या कोई ग्रेटिट्यूड दिखाते हो तो इससे आपको और सामने वाले को हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसे वैल्यूएबल और रिस्पेक्ट फील होती है। आप हर चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। जब भी आप थैंक यू बोलेंगे सामने वाले के चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आएगी। डे 9, आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश मत करो। कभी भी बात करते समय ये मत सोचो कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मकसद यही होता है कि कैसे मैं अपनी बात को प्रूव करूं। कभी भी अपनी कॉन्वर्सेशन को कंपटीशन की तरह मत सोचो, इसको एक कोलैबोरेशन की तरह सोचो। जब आप लोगों को ध्यान से सुनोगे और बिना कंपटीशन के बात करोगे तो आप दोनों को बात करने में मजा आएगा। डे 10,
ऐसे सवाल करो जिससे रिजल्ट्स मिले। कम्युनिकेशन में सवाल पूछना भी अपने आप में एक कला है। क्वेश्चनिंग से जरूरी चीजें सामने आती है और इससे हम किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। हमेशा आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर यस नो में नहीं दिया जाता, जिनके बारे में बात करनी पड़ती है, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज नहीं करना चाहिए। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर यस और नो में दिए जाते हैं। ये कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। डे 11, अपनी वॉइस और बोलने के स्टाइल को बेस्ट बनाओ। कॉन्वर्सेशन में सबसे बड़ा रोल आपकी वॉइस और आपके बोलने के स्टाइल का होता है। इसी के साथ ही आपकी टोन और क्लैरिटी भी आपकी कॉन्वर्सेशन पर बहुत इंपैक्ट डालती है। अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएंगे। बोलते समय आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बात समझ नहीं आती। इसी के साथ बहुत धीरे भी बोलने से लोग बोर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बैलेंस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी वर्ड बोले तो वो क्लियर होना चाहिए। इसकी आप घर पर आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से लोग इंग्लिश के वर्ड क्लियर नहीं बोल पाते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डे 12, अपने बिहेवियर पर फोकस करें, ना कि अपने कैरेक्टर पर। कभी भी लोगों के बिहेवियर से उनकी पूरी लाइफ को जज नहीं करना चाहिए। कई बार जब सेंसिटिव मुद्दों पर बातें होती हैं तो लोग कुछ अलग बिहेव कर सकते हैं, पर उस पल के लिए आप उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3 दिन तक कुछ जरूरी काम की वजह से ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, तो आपका बॉस कह सकता है, ये तो हमेशा से ही लेट आता है, चाहे फिर आप कभी लेट नहीं आए हो। तो जैसे बिहेवियर के ऊपर बॉस ने पूरा कैरेक्टर जज कर लिया है, वैसे आपको नहीं करना है। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उनके कैरेक्टर को जज ना करें। डे 13, अपने कम्युनिकेशन बैकग्राउंड को सामने लाए। कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, जिससे नई स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। हर किसी की एक अलग हिस्ट्री होती है कि वे लोगों से कैसे मिलते हैं, जिसमें आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आती है। अपने कम्युनिकेशन बैकग्राउंड को सामने लाने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे बड़े होते समय आपके परिवार में कम्युनिकेशंस कैसा था? क्या बातचीत खुली और ईमानदार थी या नहीं? आपके पेरेंट्स या गार्डियंस ने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया? क्या उन्होंने आपको अपने आइडिया शेयर करने के लिए एनकरेज किया या वे इमोशनल डिस्कशंस को खारिज कर रहे थे? स्कूल या सोशल सेटिंग में आपके पास क्या एक्सपीरियंस थे जिन्होंने आपके कम्युनिकेशंस को अफेक्ट किया? क्या आपको पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया गया था या आप शर्मीले और पीछे हटने वाले महसूस करते थे? आपके पिछले रिश्तों ने आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे बदला है? क्या आपने ज्यादा मुखर होना सीखा है या क्या आप अभी भी अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस करने में लड़ रहे हैं? डे 14, जानो कि अलग अलग जनरेशन्स कैसे कम्युनिकेशन करती हैं। आज के अलग अलग वर्क प्लेसेस में यह समझना जरूरी है कि अलग अलग जनरेशन्स कैसे कम्युनिकेशन करती हैं। हर एक पीढ़ी की अपनी प्रेफरेंसेस, वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती हैं, जो उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से बनती हैं। आमतौर पर आमने सामने वाले कम्युनिकेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और ज्यादा फॉर्मल बातचीत पसंद कर सकते हैं। वे अक्सर वफादारी और कड़ी मेहनत पर जोर देते हैं। जनरेशन एक्स, यह ग्रुप मोर इंडिपेंडेंट होता है और सीधे कम्युनिकेशंस को इंपॉर्टेंस देता है। वे एफिशिएंसी की सराहना करते हैं और फोन कॉल के कंपेयर में ईमेल या टेक्स्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। डे 15, ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करने की कला में महारत हासिल करें। ईमेल पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही सिचुएशंस में कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी तरीका बना हुआ है। ईमेल शिष्टाचार और स्ट्रक्चर में महारत हासिल करना आपके संदेश को क्लियर एंड प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है। डे 16, अपने आप को नीचे गिराना बंद करो। सेल्फ डिप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप हमेशा ही खुद को नीचे गिराएंगे तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है। इसके लिए अपनी अवेयरनेस पर ध्यान दो। अपनी गलतियों पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपनी अचीवमेंट पर ध्यान दें। सेल्फ एफर्मेशन का यूज करके आप एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं। इसी के साथ साथ फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। हमेशा अपने दोस्तों, कलीग सभी से अच्छे से बात करो और ईमानदारी रखो और कोई भी फेक न्यूज मत फैलाओ। डे 17, एडवाइस के लिए पूछना।
सलाह मांगना एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जो रिश्तों को मजबूत कर सकता है और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। जब आप सलाह मांगते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की राय और एक्सपर्टाइज को महत्व देते हैं, जो जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा यह मीनिंगफुल बातचीत के डोर खोलता है और नए व्यू पॉइंट्स की ओर ले जा सकता है। विचार करें कि आप किससे पूछ रहे हैं। जिस एरिया में आपको मदद चाहिए उसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस या नॉलेज वाले किसी इंसान को चुनें। इससे यूजफुल एडवाइस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डे 18, क्यूरियस लोगों को चुप कराएं। ओवरली क्यूरियस लोगों से निपटना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब वे आपके प्राइवेट लाइफ में ताक झांक करते हैं या इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछते हैं। इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करते समय अपनी लिमिट को बनाए रखना जरूरी है। डे 19, एक मोटिवेशनल मैसेजेस तैयार करें। दूसरों को मनाने में सक्षम होना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों रेफरेंसेस में एक वैल्यूएबल स्किल्स है। चाहे आप किसी कोलीग को अपने प्रोजेक्ट का सपोर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हों या किसी फ्रेंड्स को किसी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए एनकरेज कर रहे हों। इफेक्टिव पर्सुएजन, क्लियर कम्युनिकेशन और अपने ऑडियंस को समझने पर डिपेंड करता है। अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के वैल्यूज और इंटरेस्ट्स के साथ रेजोनेट करने के लिए तैयार करें। अपने लॉजिक को मोर कंपेलिंग बनाने के लिए उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझें। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से बचें। एक सीधा मैसेज समझना आसान होता है और मोटिवेशनल होने की मोर पॉसिबिलिटी होती है। डे 20, अपने मीडिएशन स्किल्स में सुधार करें। प्रॉब्लम्स को हल करने और प्रोडक्टिव बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए मीडिएशन एक इंपॉर्टेंट स्किल है। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या प्रोफेशनल सेटिंग, इफेक्टिव मीडिएशन पार्टीज को समान बेस खोजने और म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद कर सकती है। जरूरी मीडिएशन टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स के दोनों साइड्स को ध्यान से सुनकर सिंपैथी दिखाए। कम्युनिकेशन के लिए एक सेफ प्लेस बनाने के लिए उनकी भावनाओं और चिंताओं को एक्सेप्ट करें। एक मीडिएटर के रूप में न्यूट्रल रहना जरूरी है। पक्ष लेने या पर्सनल राय एक्सप्रेस करने से बचें, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी पार्टी अपने विचार एक्सप्रेस करने में सहज महसूस करें। उन्हें डिसीजन के डर के बिना अपने अप्रोच शेयर करने के लिए एनकरेज करें। बातचीत को समान बेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस खोजने की दिशा में डायरेक्ट करें। साइड्स को उन ऑप्शंस पर विचार करने में मदद करें जो सभी की जरूरतों को पूरा करते हैं। डे 21, क्लीशे छोड़ें। क्लीशे आपके कम्युनिकेशंस की इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। वे अक्सर इनसिंसियर या आलसी लगते हैं, जिससे आपका मैसेज कम इम्प्रेसिव हो जाता है। नेटिव लैंग्वेज एंड टिपिकल एक्सप्रेशंस का यूज करने से आपका कम्युनिकेशंस बेहतर हो सकता है और यह मोर अट्रैक्टिव बन सकता है। उन फ्रेजेस पर ध्यान दें जिनका आप आमतौर पर यूज करते हैं और अपने स्पीच और राइटिंग में क्लीशे की पहचान करें। कॉमन फ्रेजेस पर डिपेंडेंट रहने के बजाय स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स प्रोवाइड करें जो आपकी बात को क्लियर करते हैं। यह आपके कम्युनिकेशंस में गहराई और ऑथेंटिसिटी जोड़ता है। विचारों को नए तरीकों से एक्सप्रेस करने के लिए खुद को चुनौती दें। अलग अलग फ्रेजेस या मेटाफोर्स के साथ यूज करें जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट हों। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।